तो जय हिंद फ्रेंड्स। इससे पहले वाले सेशन में हम पेज नंबर कुछ 88, 85, 85, 86 और 87, 88 और 89 इन 5 पेजेस को पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम 2.5 पेज पढ़ रहे थे, तो इस तरीके से हम पिछले वाले स्लोट में 2.5 पेज अच्छे से कवर कर चुके थे। अब फटाफट से हम देखो, इस बुक में है ना, हम सिर्फ और सिर्फ थोरोली रीड कर रहे हैं, सिर्फ रीड कर रहे हैं, आपको सुनना भर है। धीरे सिंह भाभी की बुक है जो काफ़ी फेमस मानी जाती है शिक्षा विज्ञान की एरिया में। तो फटाफट से इसमें 2.5 पेज पढ़ लेते हैं इसमें, इस वाले स्लोट में। तो 1991, 92, 92, 93 और कुछ 94 तक पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वाले स्लोट में अपन ये 2 पेज और ये हाफ पेज यानी 99 तक पढ़ेंगे। और थोड़ा सा ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वाले पेज में हम थोड़ा सा 2.5 हाफ के स्थान पर यानी 2.5 की जगह थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है। तो तकरीबन 3 के राउंड पढ़ लेंगे अपन, ताकि अपना वो लास्ट पेज कवर हो जाए, दोनों स्लोट कंप्लीट हो और ये सेशन फिनिश हो जाए, ठीक है। तो कहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपन? पेज नंबर तो पेज नंबर 92 से कंटिन्यू करते हैं। देखो पेज नंबर 92 में क्या किया मैंने, यहाँ पे समय की विशेषता को बताया गया। क्या क्या है समय की विशेषता? ये सार्वभौमिक होते हैं, व्यापकता पाई जाती है, शारीरिक मानसिक स्थिति में परिवर्तन होता है, सुखात्मक दुखात्मक दोनों ही तरीके होते हैं, प्रेम आमोद सुखदायक क्रोध दुखदायक। समय का संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है। नोट, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 ही समय बताया। मैकडूगल और समय मूल प्रवृत्ति का हृदय होता है और समय अंतर्मुखी होते हैं और भावना समय का दिल होती है। बुद्धि कल्पना और तर्क का समय से निषेधात्मक संबंध होता है। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? देखो, मूल प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मूल प्रवृत्ति की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, बहुत पूछा जाता है इंस्टीट्यूशन। प्रतिपादक कौन है? विलियम मैकडूगल ने 1908 में अपनी पुस्तक सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय में मूल प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया था। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति मानव व्यवहार की अद्भुत चालक होती है। मूल प्रवृत्ति कौन कौन सी और इनसे जुड़े समय कौन से? पलायन से भय है, युद्ध प्रियता से क्रोध है, निवृत्ति से घृणा है, शिशु रक्षा से वात्सल्य, संवेदना से दुख या कष्ट है, काम से कामुकता है, जिज्ञासा से आश्चर्य, आत्महीनता से हिंता का भाव है, आत्मगौरव और प्रदर्शन से घमंड गर्व है, भोजन अन्वेषण से भूख, सामूहिकता से एकाकी भाव हो जाता है, रचनात्मकता से प्रतिभाव हो जाता है और कुछ संग्रहशीलता से अधिकार का भाव, लोभ आ जाता है, हाथ से आमोद आ जाता है। मूल प्रवृत्ति की विशेषता क्या होती है कि जन्मजात होती है, नष्ट नहीं होती है, संशोधन होता रहता है इसमें और समयों के साथ जुड़ी हुई होती है। प्रत्येक के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक होती, क्षणिक होते हैं और समयों का संबंध भावना होता है। समयों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, समयों में स्थानांतरण का गुण भी पाया जाता है। देख लेते हैं शिशुअवस्था में क्या किया। देखो, शिशुअवस्था में संवेगात्मक विकास, तो गेट्स वानी क्या कहते हैं कि बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसके विकास के अन्य पहलुओं के अनुरूप होता है। समय अस्थायी होते हैं और आरंभ में ही तीव्र व धीरे धीरे मंद होते जाते हैं और समयों की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है, हर लोग ने कहा था। और समयों की कुछ हिंसात्मक अभिव्यक्ति में रोना, चिल्लाना, काटना, ये सब आता है। समय महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण समय कौन से? भय है, प्रेम है, क्रोध है, वात्सल्य ने बताया। और ब्रिजेश के अनुसार विकासात्मक समय के सिद्धांत 1932 लगभग 1932 जन्म के समय उत्तेजना, 3 माह में व्यथा और आनंद आ जाता है, 6 माह में प्रेम, भय, क्रोध, घृणा, ये सारे समय आते हैं, 12 महीने में उल्लास और अनुराग आ जाता है, 18 महीने में ईर्ष्या और क्रोध आ जाता है, 24 महीने में आनंद, खुशी, हर्ष आ जाती है। जानती हूँ थोड़ा सा फास्ट पढ़ रही हूँ, लेकिन हमको सिर्फ रीड करना है, आपको बस सुनते जाना है ना। और आपको अगर लगे तो आप सेकंड टाइम भी सुन सकते हो। बाल्यावस्था में सर्वगात्मक विकास के बारे में क्या क्या बताया गया? देखो, समय किसी निश्चित होते बाल्य, जब बच्चा होता है ना, तो उसके समय उछाल नहीं मार रहे होते हम किशोर की तरह, और बहाने बनाना, स्थायी भाव का विकास करना। उस समय बालक पर शिक्षक व विद्यालय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। उपनाम से पुकारने इसको अच्छा नहीं लगता है, चुमा जाना भी इसको पसंद नहीं आता। मुख्य समय कौन से? क्रोध, भय, इच्छा, उत्सुकता, हर्ष, दुख, अनुराग, ये सब मुख्य समय माने जाते हैं। किशोरावस्था में सर्वगात्मक विकास को लेकर क्या बताया गया? कोलो ब्रुश ने बताया कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य लक्षण सर्वगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होना है। रोज ने कहा कि किशोरों का सर्वगात्मक जो जीवन है वो उग्र है और कभी जोश है, कभी उदासी, कभी स्वीकारात्मक तो कभी नकारात्मक व्यवहार दिखाई देता है। सर्वगात्मक विकास जटिल होता है इसमें। और सर्वों की चरम सीमा समय अनुभव करने की योग्यता है और सर्वगात्मक अनुभव में वास्तविकता और अमूर्त समय पाए जाते हैं, सर्वाधिक ऐसे हो जाते हैं, वह अनियंत्रित हो जाते हैं। सभी को आंधी और तूफान की अवस्था होती है, ये अपनी किशोरावस्था, आत्महत्या, उत्तेजना की स्थिति। वीएन झा कहते हैं कि काम नामक समय जो होता है ना, किशोरों में किशोरों पर असाधारण रूप से प्रभाव डालते हैं। प्रमुख समय कौन से? काम है, भय, क्रोध है, ईर्ष्या है, प्रेम है, दया है, ये सारे प्रमुख समय माने गए। शारीरिक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव समय को ऊपर पड़ता है। दमन है और मानसिक व्यस्तता है, मार्गांतरण। ये क्या होता है? देखो, दमन से अवांछित समय पर दंड व कठोर नियंत्रण का प्रयोग होता है। और मानसिक व्यस्तता में क्या है? और शारीरिक व मानसिक रूप से व्यस्त रखना। मार्गांतरण क्या होता है? समय की प्रवृत्ति व दिशा को बदल देना। समय की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों को देना चाहिए ये अवसर। नोट, समय को प्रशिक्षित करने की विधियां भी होती है। संवेगात्मक अनुभव में वास्तविकता। नोट में क्या बताया गया कि विनीफ्रेड वी रिचमॉन्ड के अनुसार कुछ बेचैनी है, बदली हुई मनस्थिति है, दिवा सपने और आत्मधारण व आत्म आग्रह लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है। समयों में आयुक्ति संगतता। और सर्वगात्मक समस्या क्या होती है? हकलाना, तुतलाना, पलायन करना, कुछ शर्मिलापन है, विसर गिरा करना, अंगूठा चूसना, नाखून काटना है, मतलब कुछ चूसना है, और वामस्यता। ये सारे सर्वगात्मक समस्या के उदाहरण है। समयों के सिद्धांत कौन कौन सोच सकते हैं? एक तो स्पिट्ज ने कहा है कि समय जन्म से विद्यमान नहीं होते, मानव व्यक्तित्व के किसी भी अंग के समान उनका विकास होता है। देखो, जैसा अंग बढ़ता है ना, वैसे बढ़ते हैं समय। जेम्स लोच का सिद्धांत है कि पहले व्यवहार था, उसके बाद समय की अनुभूति होती है। कैननबर्ग का सिद्धांत आता है कि व्यवहार और अनुभूति दोनों साथ होते हैं। मौलिक समयों का सिद्धांत है जिसमें ओर्सन कहते हैं 3 समय
प्रमुख होते हैं। एक तो प्रेम है, क्रोध है, भय। संवेगों का द्विकारक सिद्धांत है जिसमें स्टैनले हॉल ने से दो कारक बताए, एक तो संज्ञान और उत्तेजना, दो कारक होते हैं संवेग के। संवेगात्मक विकास का सिद्धांत है वो बताते हैं कि संज्ञानात्मक मूल्यांकन के सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें संवेगों का आधार अलग अलग तरह की सूचनाओं का मूल्यांकन होता है। सूचनाओं को इवोल्यूट करना ही संवेगों का मूल आधार है। ब्रिजेश कहते हैं कि जन्म समय केवल उत्तेजना ही होती है, 2 वर्ष तक सभी संवेगों का विकास हो जाता है धीरे धीरे। संवेग संक्रियाकरण का सिद्धांत क्या कहता है, जो लिंडस्ले ने दिया है, संवेग प्रमस्तिष्क वल्क के कुछ संक्रियण स्तर पर निर्भर करता है। संवेगों का नियंत्रण केंद्र क्या है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि संवेगों का नियंत्रण केंद्र। संवेगात्मक विकास को प्रकट करने में कारक बहुत आसान से जर्सी ने क्या, परिवार के लिए विद्यालय दूसरा कारक होता है। परिवार के लिए विद्यालय दूसरा कारक है जो भावनाओं पर प्रभाव डालता है। थकान, अभिलाषा का पूरा न होना, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य वगैरह, विद्यालय व शिक्षा का प्रभाव वगैरह, सिनेमा, साहित्य, लिंग, ये सब प्रभाव डालते हैं। परिवार है, पालन पोषण, ये सब है ना, निर्धनता, सामाजिक स्थिति, सारे प्रभावित करते हैं। संवेगों का महत्व क्या होता है, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन को संतुलित, चरित्र निर्माण में और भाषा विकास में, अभिवृत्ति निर्माण में, अधिगम व विपणन में, इनमें ना संवेगों को बहुत ज्यादा महत्व होता है। भाषा में, चरित्र में, आपकी अभिवृत्ति में, अधिगम में, मतलब पढ़ाई में। संवेग विकास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि यंग ने संवेगों को तीव्र उपद्रव का, ये बहुत तेज होते हैं। और गुड एनफ ने फोटोग्राफी विधि में 10 वर्ष की अंधी व बहिरी बालिका पर संवेगों की तुलना सामान्य बालक से करके बताया कि परिपक्वता संवेगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि ये दोनों की अभिव्यक्ति समान होती है। जो कुछ जोन्स ने बालक पर सांप का प्रयोग करके बताया कि 2 साल का जो बालक होता है उस पर भय का प्रभाव नहीं होता, जबकि 4 साल के बालक पर भय का प्रभाव पड़ता है। मार्गन ने संवेगात्मक व्यवहार पर एड्रेनल ग्रंथि के प्रभाव का अध्ययन किया। मार्गन ने कहा कि एड्रेनल ग्रंथि को बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इसके विकास से संवेगात्मक विकास प्रभावित हो जाता है। और संवेगों के विकास में परिपक्वता के समान अधिगम का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है और एक दूसरे के प्रभाव में संवेगात्मक विकास प्रभावित होता है। अधिगम को प्रयत्न भूल द्वारा सीखने के द्वारा बालक संवेगों को व्यक्त करना सीखता है। बाल्यवस्था में अनुकरण सीखने के द्वारा भी बालक संवेगों को व्यक्त करना सीखता है। मतलब समय कैसे कैसे सीखे जा सकते हैं। अनुबंधन यानी एसआर के मध्य साहचर्य द्वारा भी संवेगों का विकास होता है। पावलो ने इस पर खरगोश यानी 9 माह के बच्चे का प्रयोग किया था। और बालक के संवेग शुद्ध व स्पष्ट होते हैं, शीघ्र परिवर्तित होते हैं, नियंत्रित नहीं कर सकते इनको, और मतलब वो बच्चे नहीं कर सकते, नियंत्रित नहीं कर सकते। संवेगों की प्रकृति स्थायी होती है। संवेगात्मक प्रभुत्व क्या होता है, तो हॉलोक ने कहा कि व्यक्ति जितने भी संवेग अनुभव करता है उनमें से एक या कुछ उसके व्यवहार को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित करते हैं। यह जन्म से नहीं होता, वातावरण के कारकों का प्रभाव होता है, और जैसे वातावरण में रहेगा वैसे ही संवेग का प्रभुत्व होगा। तो फटाफट से कंटिन्यू करेंगे, आप थोड़ा और पढ़ेंगे। हमने कुछ पेज नंबर 92 से कंटिन्यू करा है ना, तो हमको पढ़ना है पेज नंबर 96 तक, 96 और तकरीबन हाफ 95 भी पढ़ना है। तो फटाफट से कंटिन्यू कर लेते हैं, थोड़ा स्पीडली पढ़ूंगी। अब ध्यान से सुनोगा। आपको संवेगों पर नियंत्रण की क्या होते हैं, दमन है, शमन है, मार्गांतर करना है और मानसिक रूप से व्यस्त रहना है, विस्थापन, ये सब संवेगों को कंट्रोल करने के तरीके। संवेगात्मक रेचन क्या होता है, दमित संवेगों को मुक्त करने के 2 तरीके होते हैं, शारीरिक रेचन, मानसिक। शारीरिक में आप खेलना कूदना करो, मानसिक में आप आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो, दूसरी तरफ लगाओ। समय के तत्व क्या हो सकते हैं, दैहिक तत्व, संज्ञानात्मक तत्व, व्यवहार तत्व। दैहिक तत्व में समय में क्या आता है, देखो हृदय घड़ी, अगर हमें कोई इमोशन अधिक होता है ना, तो ये सारा कुछ बदल जाता है, जैसे हृदय है, नाड़ी है, श्वसन है, रक्तचाप, ये सब। संज्ञानात्मक क्या होता है, किसी उद्दीपक की स्थिति का प्रशिक्षण, व्याख्या व समझते कैसे है, इस पर समय की अनुभूति निर्भर करती है। हम किसको कैसा समझते हैं, हम सांप को डरावना समझते हैं तो हमारे समय वैसे आएंगे उसको देख करके। मान लो हम टीचर से डरते तो उस टीचर को देख के हमारे ऐसे समय उठेंगे, है ना। कोई टीचर फेवरेट है तो उसको देख करके वैसे समय उठेंगे। तो संज्ञानात्मक क्या, समय किस पर निर्भर करता है, अनुभूति पर निर्भर करता है, उससे पहले कैसा अनुभव रहा है हमारा। और व्यवहारात्मक तत्व क्या होता है, और इसमें हमारा बाह्य व्यवहार आता है और हमारा हाव भाव है, शारीरिक मुद्रा, आवाज, ये सब हो जाता है व्यवहार में। समय की देखो हमको पढ़ना है 95 और कुछ 90 यहाँ तक पढ़ना है ना। देखो कितना देखा था हम 92 से कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो हमने दोनों मतलब एक पेज पढ़ लिया। देखो तो ये 2 पेज और पढ़ने हमको, और कुछ 2.5 हमें 97 तक पहुंचना है। तो फटाफट से देखते हैं। देखो समय की विशेषता क्या होती है, फटाफट से कंटिन्यू करते हैं। समय स्थायी होते हैं, स्थायी स्वरूप होता है। समय कुछ विकीर्ण यानी समय से संपूर्ण शरीर में तनाव में परिवर्तन होता है, जैसे क्रोध होने पर कुछ के अंग कांपने, जबकि कुछ ऊंची आवाज में बात करने लगते हैं। समय की सततता निरंतरता समय के उत्पन्न होने पर, उद्दीपक के हट जाने पर भी बनाता है। समय संचय होता है, एक बार उत्पन्न होने पर वो उत्तरोत्तर अपने आप ही बढ़ता रहता है। समय कभी परिणात्मक ज्ञान, समय के उत्पन्न होने पर व्यवहार किसी विशेष लक्ष्य को रग्रस्त होता है। मैकडूगल ने समय को मूल प्रवृत्ति का देखा है, और गिम्बल ने समय प्राणी को उत्तेजित मनोरंजन शारीरिक दशा होती है। और सामूहिक भाव शांत कब होती है, शांति कब होती है, उत्तर वाले अवस्था जाती है, दमित संवेगों की अभिव्यक्ति जाती है। और कोल ने क्या कहा, कुछ संवेगात्मक परिपक्वता की प्रमुख कसौटी यानी तनाव सहन करने की योग्यता कहा है। तनाव सहन करने की योग्यता कोई समय का है। और बाल्य अवस्था में समय में भय है, चिंता, कुंठा, इच्छा, जिज्ञासा, प्रेम, स्थायी भाव, ये सब आ जाते हैं। 5 साल में संवेग स्वाभाविक होते हैं। कुछ गेल्डार्ड ने कहा कि संवेग क्रियाओं के उत्तेजक होते हैं। और सामयिक विवेचन में सामयिक घुटन व शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है। विवेचन को मतलब घुटन को बाहर निकालना। सकारात्मक समय में खुशी, परानुभूति, आशावादी सब आते हैं। नकारात्मक में भय, क्रोध, दूषिता। समय के नियमन में केंद्रीय व स्वायत्त अंतः कथन भूमिका निभाता है। समय का जो बायां गोलार्ध होता है सकारात्मक समय, जबकि दाहिना गोलार्ध हमारे ऋणात्मक समय को होता है। भालू को देखकर भाग जाना जल्द लेंगे। मूल समय को होते हैं हर्ष, भय, क्रोध, आश्चर्य, ये सब मूल समय। समय जन्मजात होते हैं, ये विक तथा हॉलिंगवर्थ ने कहा है। समय अर्जित होते हैं, विजित ने कहा है। नैतिक विकास में क्या देखेंगे, समूल स्माइल करके चरित्र आदतों का पुंज होता है। संगठन डमी ने क्या कहा, चरित्र उन सभी प्रवृत्तियों को योग जो एक व्यक्ति पाई जाती है। मैकडूगल ने चरित्र स्थायी भाव की एक व्यवस्था मानी जाती है। रोज ने कुछ संगठित आत्मा ही वास्तव में चरित्र और कुछ कार्माइकेल ने क्या कहा कि चरित्र गतिशील धारण है और यह व्यक्ति के दृष्टिकोण व व्यवहार की विजयों का पूर्ण योग होता है। विशेषों का समय नैतिक विकास के बारे में क्या बताया गया है। कार्मिकेल कहते हैं कि व्यक्ति का चारित्रिक विकास जन्मजात कारकों व वातावरण के कारकों के एकीकरण का परिणाम होता है। इस समय बालक में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, लेकिन वह माता पिता के पथ
में नैतिकता का पालन करता है। 2 साल का जो बच्चा होता है वो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की में अंतर कर लेता है। 4 साल का जो बच्चा होता है वो अच्छे कार्यों में बुरे कार्यों में अंतर कर लेता है। बाल्यवस्था में नैतिक विकास कैसे होता है? सबसे ज्यादा नैतिक नियमों का उल्लंघन इसी अवस्था में होता है। स्टेन कहते हैं कि बालक में न्याय है, ईमानदारी गुणों का विकास होने लग जाता है और नैतिक सापेक्षता की शुरुआत झूठ बोलना, चोरी करना और दूसरों की आलोचना करना यहाँ से होती है। किशोरावस्था नैतिक विकास के बारे में क्या बताया? देखो, पेक और हैविंग हस्ट कहते हैं किशोरावस्था बालक नैतिक सिद्धांतों का निर्माण करता था, इनके आधार पर अपने कार्यों को मूल्यांकन करता है। इसे नैतिक सापेक्षवाद की अवस्था भी कहा जाता है और आदर्श व्यक्ति की कल्पना करना और उसके अनुसार बनने की कोशिश करता है और दूसरे व्यक्ति के साथ अपने नैतिक मूल्य की तुलना करता है। और मेडिनिस कहते हैं कि किशोर धर्म की संकीर्णता को त्याग कर सहिष्णुता और मानव धर्म का समर्थन करने लग जाता है। नैतिक संहिता का निर्माण करता है और अधिकार व कर्तव्यों द्वारा नैतिकता को परिभाषित करता है। अंतःकरण के आधार पर नैतिकता का पालन करता है। रुचियां, इसकी धार्मिक रुचियां जैसे परमात्मा, स्वर्ग, नरक, पाप इत्यादि, इनमें रुचि लेने लगता है। और प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? संवेगों को, मूल प्रवृत्तियां, संवेग, आदतें प्लस सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। स्थायी भाव जैसे देशभक्ति, नैतिक है, धार्मिक है, बौद्धिक है और सौंदर्यात्मक, आत्मसम्मान है, यह अर्जित प्रवृत्ति होती है और जो संवेगों की स्थायी संरचना और स्थायी भाव कहलाती है। वंशानुक्रम में परिवार का प्रभाव, विद्यालय व शिक्षा का, सिनेमा और साहित्य का, साथी व समूह का। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो 1969 में दिया गया था। कोहलबर्ग ने 10 से लगाकर 16 वर्ष को नैतिक तर्कणा यानी नैतिक तर्कणा का वर्ष कहा है और 10 से 16 वर्ष के बच्चों का अध्ययन किया है और हिंस दुविधा का अध्ययन भी किया इसमें और 3 स्तर बताए हैं और 6 अवस्थाएं बताई। नैतिक विकास विशिष्ट से सामान्य होता है जिसमें पहला स्तर इन्होंने बताया प्री कन्वेंशनल स्तर, जिसका समयकाल 4 से लगाकर 10 साल तक होता है। इसको पूर्व परंपरा, पूर्व औपचारिक या रूढ़िगत पूर्व अवस्था भी कहते हैं। नैतिक चिंता का निचला स्तर वह बाहर से मिलने वाली सजा व उपहार का प्रभाव करता है और आज्ञावदंड की अवस्था, इसकी पहली अवस्था ये है और नैतिकता का पालन आज्ञावदंड के आधार पर करता है। दूसरी अवस्था सरल अहंकार की अवस्था, इसको यांत्रिक सापेक्ष भी कहते हैं और सापेक्ष साधन उन्मुक्त अवस्था भी कहते हैं, व्यक्ति केंद्रित भी कहते हैं, स्वकेंद्रित भी कहते हैं, सहायक उद्देश्य की अवस्था भी कहते हैं। अपनी आवश्यकताओं के प्रति सचेत और दूसरों के अधिकारों को समझना और बाहरी सत्ता पर आधारित बराबरी का लेनदेन होना और पारस्परिक सहयोग व छल आधारित नैतिकता। फटाफट से देख लेते हैं। हमको 97.5 पढ़ना है ना, 97.5 है ना, तो कुछ हमने 92 से बढ़ा, ये 1 पेज हो गया हमारा, 2 पेज हो गया और ये हमारा 3 पेज हो जाएगा। 97.5 पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं। कन्वेंशनल स्टेज का होता है 10 से लगाकर 13 साल तक, इसको परंपरा है, औपचारिक अवस्था है, रूढ़िगत अवस्था भी कहते हैं। बच्चे का व्यवहार माता पिता और बड़े के बनाए नियमों पर आधारित होता है। सर्वाधिक नैतिक विकास होता है प्रशंसा की अवस्था है, अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की की अवस्था हो जाती है और कुछ आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नैतिकता का पालन करता है। बालक का नैतिक व्यवहार बड़े व माता पिता के नैतिक नियमों पर आधारित होता है। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था क्या होती है? देखो, कानून, न्याय व कर्तव्यों पर आधारित होगी और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नैतिकता पालन और समाज के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए नैतिकता पालन करता है। और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज क्या होती है? उत्तर औपचारिक अवस्था, उत्तर परंपरागत, रूढ़ि से ऊपर उठकर चिंतन, व्यक्तिगत नैतिक व्यवहार का रास्ता तलाशना और आधारहीन आत्मचेतना अवस्था और कार्यकाल 13 से 18 वर्ष और बालक नैतिक सिद्धांतों का निर्माण करता है। सामाजिक समझौते की अवस्था यानी अनुबंध, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकार पर आधारित और लोगों के कल्याण व बहुसंख्यक की इच्छा को महत्व देता है यहाँ पर। और आंतरिक विवेक की अवस्था और अंतरात्मा के आधार पर निर्णय लेता है और यह सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित होती है और उच्चतम सामाजिक स्तर की अवस्था है। इसमें बालक तर्क और विवेक के आधार पर नैतिकता का पालन करता है। नैतिक आचरण संज्ञानात्मक आधार पर होता है। और पियाजे के नैतिक विकास का चरण कौन से? इसके 4 चरण। संज्ञानात्मक सिद्धांत दी मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक में इन्होंने 1932 में लिखी थी और पियाजे ने 2 से 8 सालों को परायिक नैतिकता कहा है। यह नैतिक निरपेक्षवाद की अवस्था होती है। नैतिक कुछ स्वायत्त नैतिकता का व्यवस्था भी होती है 9 से लगाकर 11 साल तक की और तर्क संगतता और सामाजिक चेतना का विकास होता है इसमें। और अनामी चरण में बताया गया कानून रहित चरण होता है 0 से 5 साल तक और वर्ष नैतिकता का अभाव पाया जाता है और प्राकृतिक परिणामों पर अनुशासन है, परायत नैतिकता अवस्था है। कुछ हेट्रोनोमी प्राधिकरण चरण बताया दूसरा 5 से लगाकर 8 साल तक होता है। कृत्रिम परिणामों का अनुशासन है, पुरस्कार व दंड नियंत्रित करते हैं और नैतिक दबाव की अवस्था है। हेट्रोनोमी पारस्परिक आदान प्रदान है, इसमें इसे पराधीनता, कुछ न्यायोगता भी कहते हैं। और 8 से 13 वर्ष और हमें दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हमारे लिए अपमानजनक, वह नहीं करना चाहिए जो हमारे खुद के लिए अपमानजनक हो। सहयोग की नैतिकता का विकास है और नैतिक समानता की अवस्था है। स्वायत्त चरण आ जाते हैं 13 से लगभग 18। नैतिक व्यक्ति व्यवहार के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है और नैतिक सापेक्षता की व्यवस्था आ जाती है और विशेष यानी पियाजे ने 9 से 11 को स्वायत्त नैतिकता भी कहा है। और कोरोल गिल्लीगन कोहलबर्ग के शिष्य थे, इन्होंने नैतिक विकास के 3 चरण बताए और यह सिद्धांत महिला आधारित या देखभाल के रिश्ते की विशेषता पर आधारित था। पूर्व फटाफट से कंटिन्यू करते। देखो, पूर्व पारंपरिक चरण क्या आपको क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। और पूर्व पारंपरिक चरण क्या होता है? इसमें व्यक्ति स्वयं को केंद्र में रखता है और इसमें कुछ व्यक्तिगत जरूरतों को दूसरों की जरूरतों पर प्रमुखता दी जाती है। पारंपरिक चरण क्या होता है? इसमें दूसरों की आवश्यकता को पहचानना व मदद करने में नैतिक संतुष्टि मिलती है और आत्म बलिदान के आधार पर दूसरों की देखभाल करना। प्रसव पारंपरिक चरण क्या होता है? इसमें प्रसव पारंपरिक में और इसमें जरूरतों के औचित्य को साबित करना और जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक तरीकों की तलाश करना ताकि हर कोई इसकी देखभाल के साथ आगे बढ़ सके। और हेविंग हस्ट के अनुसार कुछ 5 अवस्थाएं। नैतिक निरपेक्ष, ये 2 साल तक होती है और अच्छा और बुरे का ज्ञान नहीं होता इसमें। आत्मकेंद्रित में क्या होता है? 6 साल तक होती है और स्वयं के हितों के बारे में सोचता है बच्चा। और परंपरा अनुकूलित अवस्था में 12 साल तक होती है और समाज के द्वारा स्वीकृत मान्यता के आधार पर व्यवहार करता है। और विवेकहीन चेतन अवस्था में ये 16 साल तक होती है, भावनात्मक आधार पर पालन करता है। विवेकशील परोपकारी अवस्था में नैतिक विकास की ये उच्चतम अवस्था होती है और भावनाओं की अपेक्षा मौलिक स्तर पर पालन करता है। नैतिक और चारित्रिक विकास में शिक्षक की क्या भूमिका? तो बहुत आसान है। मूल प्रवृत्तियों को, संवेगों का उचित प्रशिक्षण करे, वो संकल्प शक्ति का प्रशिक्षण करे, अच्छी आदतों को, उचित आदतों का विकास करे, स्थायी भावों का विकास करे, नैतिक, धार्मिक व सामाजिक मूल्यों की शिक्षा दे और उदाहरण व आदर्श प्रस्तुत करना है और महापुरुषों की जीवनी वगैरह और पाठ्य सामग्री सहगामी व दिवसों का आयोजन करे
और नैतिक विकास की बीमारी क्या होती है? सविकात्मक भाव है, व्यवहारिक परिणाम है और संज्ञान समझ। नैतिक विकास सिद्धांत कौन से? एक तो मनोविश्लेषण सिद्धांत जो फायर ने दिया, नैतिक विकास सपोर्ट ईगो के कारण होता है, नैतिक विकास सुपर ईगो के कारण होता है, और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बांडुरा ने दिया, नैतिक विकास का आधार प्रेक्षण होता है, दूसरों को देख करके सीखते हैं, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। नैतिक विकास का विशेष क्या है कि क्रोन बाल्यावस्था में नैतिकता की सामान्य धारणाओं का विकास हो जाता है। कुछ मेडिनेस कहते हैं किशोर धर्म की संगठनों को त्यागकर सहिष्णुता और मानव धर्म का समर्थन करता है, किशोर अपनी संस्कृति के व्यवहार के प्रतिमानों का अनुसरण करता है। और नैतिक तर्कना क्या है? पूर्व किशोरावस्था 10 से 16 साल को कहते हैं। और कुछ कारमाइकेल चरित्र दृष्टिकोण व धारणाओं को जो स्थायी प्रतिमान है वह नैतिक व्यवहार के प्रकार व प्रकृति की भविष्यवाणी। फटाफट से देख लेते हैं कि हमको देखो 5 मिनट हमको यहाँ तक पढ़ना है। देख लेते हैं बाउले वाणी क्या कहते हैं? चरित्र गुण व लक्षण विद्यालय कार्य व सामाजिक जीवन दोनों में प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। बाउले कहते हैं कि आचरण जो होता है वो आत्मनियंत्रण की शक्ति होता है, और अच्छे आचरण के गुण क्या होते हैं? आत्मनियंत्रण, विश्वसनीयता और कुछ निरुतरता है, और कर्मनिष्ठा है, और अंतकरण की शुद्धता और उत्तरदायित्व की भावना। हेमिंग ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन मॉरल वैल्यू में नैतिक विकास एक सतत प्रक्रिया बताई उन्होंने। नैतिक विकास में व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और जोन लोग के अनुसार बालक नैतिक रूप से तटस्थ होता है, टेबुला रासा, और रोसो के अनुसार बालक में जन्मजात शुद्धता होती है, और अनैतिक व्यवहार वयस्कों के दोषपूर्ण व्यवहार से उन्नत होता है, से उत्पन्न होता है। और संत ऑगस्टिन के अनुसार बच्चे संभवतः दोषी प्रवृत्ति के होते हैं। क्रियात्मक या गामक विकास क्या होता है? यहाँ देख लेते हैं। मनोगत्यात्मक गतिविधि के विकास के चरण क्या होते हैं? वस्तु के प्रति आकर्षित होना, वस्तु को पकड़ना, प्राप्त करने की कोशिश करना, वस्तु को समझने की कोशिश करना, वस्तु के बारे में सोच का ध्रुवीकरण करना। अब देखो गामक विकास की सामान्य प्रवृत्ति क्या होती है? ये पिंड से विशिष्ट की ओर होता है, इन्हें शरीर से विभिन्न अंगों की ओर होता है। बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों की प्रवृत्ति पाई जाती है। शिरो अधोगामी एवं निकट दूर प्रवृत्ति सिर से पेट की होता है। द्विमुखी से एक मुखी प्रवृत्ति यानी पहले दोनों हाथ फिर एक हाथ, और पूर्वानुमेय पैटर्न होता है इसमें, और व्यक्ति भिन्नता होती है, और मांसपेशियों व तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर होता है। और कुछ गामक कौशल के प्रकार आ जाते हैं। सूक्ष्म पेशी कौशल आ जाता है जो अंगुलियों की सहायता से होता है, और जैसे कि लिखना है, और स्थूल पेशी कौशल जिसमें मांसपेशियों को व्यापक रूप से क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है, जैसे टहलना व दौड़ना आ जाता है। गामक विकास का क्षेत्र आत्मपोषण है। 8 माह का बच्चा दूध की बोतल पकड़ना, 2 वर्ष का चम्मच से खाना, 3 साल का उंगलियों से खाना, 6 साल का मेज पर बैठ करे, और 10 साल का संपूर्ण नियंत्रण। और स्व साधन में क्या आता है? 5 साल का बालक कपड़े पहनना, निकलना, नहाना, लिखना और लिखना। 18 माह का बालक पेंसिल से घसीटे मारना, 3 साल का इकाइयां बनाना और रेखा खींचना, और 4 साल का लिखना, और 6 साल का वर्णमाला को लिखना, और सूक्ष्म गामक कौशल। ठीक है, इस तरीके से देखें। अब यहाँ देख लेते हैं कि गेंद फेंकना और लपकना, 2 साल का बालक गेंद फेंकना वगैरह, 4 साल का लपकना, 6 साल का नियंत्रण करना। ब्लॉक बनाना 3 साल का, और ट्राईसाइक्लिंग व बाईसाइक्लिंग 2 साल का बच्चा कर लेता है, और 8 साल का बच्चा बाईसाइकिल चलाना सीख जाता है, और 3 साल का बच्चा नाचना सीख जाता है, और 6 साल का जो बच्चा होता है पूरी तरीके से नियंत्रित कर लेता है। तैरना 8 साल का बच्चा सीखता है, ठोड़ी ऊपर करना 1 माह, और छाती देखो यहाँ क्रमश बताया गया कि कुछ 1 से लगाकर 12 महीने बच्चे क्या करता है। 2 महीने में छाती पर करना, 3 महीने में वस्तु को पकड़ना, 4 महीने में सहारे में बैठना, 5 महीने में गोदी में बैठना है, 6 महीने में कुर्सी पर बैठना है जाता, 8 महीने में सहारे से खड़े होना, 9 महीने में चारपाई पकड़ कर खड़े होना, 10 महीने में घुटने के बल चलना, 12 महीने में सहारा लेकर स्वयं उठना वगैरह आ जाता है, और अकेले खड़े होना व चलना वगैरह आ जाता है, और दौड़ना, उछलना, बड़ी आंत पर नियंत्रण, ये सब 3 साल में आ जाता है। और सीढ़ियां चढ़ना, और ये 4 साल में। मूत्राशय पर नियंत्रण 4 साल में आता है, मतलब बच्चा छिची वगैरह कब कहना होता है? 4 साल में। कूदना वगैरह 7 साल में आ जाता है। सूक्ष्म पेशी कौशल 3 साल में आ जाता है। ब्लॉक बना सूक्ष्म पेशी कौशल और 3 वर्ष का ब्लॉक बनाना करने लग जाता है, और वस्तुओं को उठाना 4 वर्ष का वस्तुओं को उठाना, और 4 साल का चिंतात्मक पहलू को जोड़ना व लिखना। 5 साल का है वो हाथ, भुजा व शरीर का आंख की गति के साथ समन्वय स्थापित करना। पीठ के बल लेटकर सिर उठाना 6 महीने का, और शरीर को बगल से पीठ और पीठ से बगल करना 4 महीने का, और गामक अनुक्रिया करना जन्म से 2 सप्ताह का बालक कर लेता है। बस थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो गामक को प्रयोग कौन सी चीजें करते हैं? आपका स्वास्थ्य, आपको भोजन, लिंग, बुद्धि, प्रेरणा, वातावरण, इच्छा शक्ति, जन्म क्रम, अभ्यास, परिपक्वता सब प्रभावित करते हैं। गामक विकास की विशेष बात क्या है? हर लोग कहते हैं कि नाड़ी केंद्र और मांसपेशियों की समन्वित क्रिया द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण ही क्रियात्मक विकास कहलाता है। क्रोन 2 कहते हैं कि क्रियात्मक विकास का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों से जो नाड़ियों व मांसपेशियों के संयोजन द्वारा संभव है। विशेष में क्या बताया? क्रियात्मक विकास गर्भकालीन अवस्था के लगभग मध्यकाल से प्रारंभ हो जाता है। बालक 6 वर्ष की आयु में मांसपेशियों की गति पर नियंत्रण प्रारंभ करता है। अब थोड़ा सा हाफ यहाँ देख लेते हैं। देखो क्रियात्मक या गामक विकास के बारे में क्या बताया गया? मस्तकाधोन्मुखी क्रम होता है इसमें, निकट से दूर और केंद्र से दूर, और सामने से दृष्टि की ओर होता है, बड़ी से छोटी मांसपेशी की ओर होता है। गामक विकास में व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है, और यह अधिगम परिपक्वता की अंतक्रिया के फलस्वरूप होता है। क्रियात्मक या गामक विकास का महत्व अच्छे स्वास्थ्य में और कुछ अवांछित संयोगों को बाहर निकालने में उपयोगी, और अच्छा सामाजिकरण में, और आत्म आनंद और व्यक्तित्व और आत्मनिर्भरता, आत्म प्रत्यय विकास में उपयोगी है। पैरों के कौशल का विकास 18 माह से प्रारंभ हो जाता है, और पैरों के कौशल में दौड़ना 3 साल में हो जाता है, कूदना 3 साल में हो जाता है, उछलना 3 से 4 साल में होता है, 6 साल में रस्सी कूदना वगैरह, रस्सी से उछलना, चौकड़ी भरना 6 साल में होता है। सीढ़ी चढ़ना कुछ 15 माह से 24 माह के से प्रारंभ होकर जो 3.5 साल तक उतरना प्रारंभ हो जाता है। 5 वर्ष में बालक अच्छी तरह से प्रारंभ कर देता है, और ट्राईसाइकिलिंग 2 साल में हो जाती है, और बाईसाइकिलिंग 8 साल में हो जाती है, नाचना वगैरह 3 साल में हो जाता है, और 6 साल में अच्छी तरीके से, और तैरना 8 साल में करता है। हाथ कौशल में खाना, कपड़े पहनना, बाल संवारना सब 1.5 साल में कर लेता है। गेंद फेंकना, लपकना, लिखना, ब्लॉग बनाने सब कर लेता है। ओके, देन थोड़ा सा
यहाँ पर लेते हैं, बस थोड़ा सा पढ़ेंगे। स्वीट्स के अनुसार भाषा ध्वनि द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति और भाषा विकास का चरण क्या है, सबसे पहले समझना है, फिर बोलना है, फिर वाक्य का निर्माण करना है, फिर लिखना है। ये 7 महीने में, 9 महीने में, 3 साल में, 4 साल में, यहाँ थोड़ा सा देखेंगे फिर फिनिश करेंगे। ठीक है, तो भाषा विकास शब्द भंडार क्या जाता है, 10 महीने का जो बच्चा होता है वो पहला सार्थक शब्द बोलने लग जाता है स्मितने का। 1 साल का जो बच्चा होता है वो लगभग 5 शब्द बोलने लगता है, ये भी स्मितने का। 2 साल का बच्चा होता है 200 शब्द बोलने लगता है, ये 2 शब्दों की अवस्था है और में प्रवेश कर लेता है, इसको वाक्य बनाना स्मित कहता है। और कुछ वे शब्द जो माता पिता के आग्रह पर बालक बोलता है, जैसे कि दूध है, पानी है, कौन सा, इसको ट्रिक शब्दावली कहते हैं। ये 24 माह का, यानी कि कितना 18 बात जो भी 2 साल में। और 3 साल का जो बच्चा होता है वो लगभग 8 तकरीबन शब्द बोल देता है। 4 साल का जो होता है वो शिष्ट वाली शब्दावली समाज, जैसे नमस्कार, धन्यवाद, ये सब कहने लगता है। स्मिथ ने कही ये सारी बातें। ओके, देन हमने लगभग हाफ पढ़ी लिया है। अब अगले वाले स्लॉट में अपन बाकी सेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके।